बात है 19 मार्च 2024 की देर रात नंद और भाभी का आपस में झगड़ा हो जाता है। नंद यानी कि पूजा, भाभी यानी कि पार्वती, दोनों में झगड़ा होता है। ये झगड़ा काफ़ी पुराना था, हालांकि पिछले कुछ सालों से जो पूजा होती है उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। इसलिए अपने भाभी का वो सबक सिखाना चाहती है और इसी गुस्से को देखते हुए उसने अपने भाभी के दो बेटे, एक का नाम लकी होता है और एक का नाम कल्लू होता है, जिसकी उम्र लगभग 5 साल होती है। वो एक लकड़ी का पटरा होता है जिसमें महिलाएं अक्सर बैठकर खाना बनाती हैं या फिर बाथरूम में उसको इस्तेमाल किया जाता है। उस पटरे से अपने दोनों भतीजों को पीट पीट कर हत्या कर देती है, उनका मर्डर कर देती है। जब दोनों बच्चों का मामला सोशल मीडिया पर तैरने लगता है तो एक घंटे के बाद बदायूं जिला में यही घटना तैरने लगती है। आखिरकार उन बच्चों का क्या कसूर था जिस जो भाभी और नंद के झगड़े के बीच आ गए और जिनकी हत्या हो गई, जो अपने जान से हाथ गंवा बैठे। कहा जाता है जहाँ चार बर्तन होते हैं वहाँ झगड़ा जरूर होता है, बट जो बदायूं की घटना है उसमें ना चार बर्तन थे, ना कोई पारिवारिक मामला था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितिन कुमार। आप सबका वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल द स्टोरी तक में। तो आज की इस एपिसोड नंबर 10 में हम आपको एक बेहतरीन थ्रिलर और बदायूं केस के बारे में डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर किस तरीके से सारी घटना को अंजाम दिया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मैं आपको सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, इस जो सच्ची घटना है ये उत्तर प्रदेश के एक जिला है बदायूं। बदायूं का एक थाना लगता है सिविल लाइन थाना। इसी के एक बीच चौकी है मंडी चौकी। मंडी चौकी से महज लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक कॉलोनी लगती है। बाबा कॉलोनी में एक सड़क है। सड़क के बीचों बीच एक नाई की दुकान है और दूसरे पार एक ब्यूटी पार्लर की दुकान है। तो शाम होते हैं लगभग 19 मार्च 2024 की शाम व्यवस्था के आसपास नाई की दुकान पर एक लड़का काम करता है जिसका नाम साजिद होता है। साजिद दरवाज़ा खटखटाता है उसी घर पर जो ब्यूटी पार्लर की दुकान थी। अंदर प्रवेश करता है। साजिद उस घर में प्रवेश करने के बाद जो संगीता होती है, संगीता से बोलता है कि मुझे 5,000 रुपये चाहिए, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, वो काफ़ी बीमार चल रही है। तो संगीता बोलती है क्यों परेशान होते भैया, अबे मैं आपको पैसे जुगाड़ करती हूँ। संगीता बोलती है कि जब तक आप यहाँ पर बैठो मैं चाय लेकर आती हूँ। संगीता अपने अंदर जाती है, चाय भी बनाती है, साथ में अपने पति विनोद को कॉल करती है कि साजिद आया, उसको शायद पैसे की ज़रूरत है तो मैं उसको पैसे दे दूँ। तो वो विनोद होता है, वो कहता है चलो ठीक है, आप उन्हें पैसे दे दो। अब अगर हम उस घर की बात करें जिस घर में साजिद गया हुआ था पैसा मांगने के लिए, तो उस घर में जो संगीता होती है वो विनोद की पत्नी होती है और संगीता के 3 बच्चे होते हैं। जो सबसे बड़ा बेटा होता है जिसकी उम्र लगभग 13 साल के आसपास होती है, जिसका नाम आयुष प्रताप है। दूसरा होता है जिसकी उम्र लगभग 10 साल होती है। तीसरा बेटा होता है जिसका नाम आयान होता है। आयान जो है शिव देव सरस्वती मंदिर कक्षा में एलजी का छात्र होता है। जो बीच वाला होता है पीयूष होता है, वो कक्षा 3 का छात्र होता है। जो सबसे बड़ा बेटा होता है वो आयुष प्रताप 13 साल का होता है, वो कक्षा 6 का छात्र होता है। इसी बीच घर में उसकी संगीता देवी की सास होती है जिसका नाम मुन्नी देवी होता है, यानी कि विनोद की माताश्री। ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने कुछ साल पहले एक होमगार्ड की नौकरी की थी मुन्नी देवी ने। होमगार्ड की अब नौकरी नहीं करती हैं। इसी बीच में साजिद होता है। जो साजिद होता है वो सामने संगीता के घर के सामने एक दुकान रखे हुए जो नाई की दुकान है, जो लोगों के बाल काटता है। और जो संगीता का पति होता है विनोद, वो सरकार की जो योजना है हर घर जल योजना के तहत वो ठेकेदारी करता है। साथ ही वो ओवरहेड टंकी जो होता है उसका निर्माण करता है। लेकिन मार्च 2024 को विनोद किसी काम से लखीमपुर, एक जिला लगता है उत्तर प्रदेश में, लखीमपुर खीरी के गाँव चला जाता है मोहम्मदी। अब वो वहाँ चला जाता है। अब घर में 3 बच्चे और संगीता और उसकी सास मौजूद थी। तभी साजिद कहता है कि मेरा थोड़ा जी घबरा रहा है। अब वो कहता है कि मेरा जी घबरा रहा है, क्या मैं ऊपर जा सकता हूँ, छत में जा सकता हूँ। एक्चुअली में क्या था कि जो संगीता थे और साजिद था, उसके घर के तालमेल अच्छे थे। वो अक्सर आया जाया करता था और उसके सभी बच्चे उसको भैया करके बुलाते थे। तो वो कहती संगीता ठीक है कोई बात नहीं, आप ऊपर चले जाओ, वहाँ पर थोड़ी हवा ले लो, जिससे क्या होगा कि जो आपका जी में चला रहा है वो कम हो जाएगा, जब तक मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। छत में जाने से पहले साजिद बड़े मंझले बेटे से कहता है कि तुम मुझे एक तम्बाकू ले आओ वो दुकान से, और छोटे बेटे से कहता है कि जब तक मुझे एक गिलास पानी लेकर आओ। और वह बड़े बेटे के साथ ऊपर चला जाता है। अब वो इसी वक्त छत पर सिर्फ 2 लोग थे, सबसे पहले साजिद और संगीता का बड़ा बेटा। और इसी वक्त छत पर वो अपना काम कर देता है। जब छोटा बेटा छत पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका भाई मर चुका है। उसकी हालत वह देख कर कि बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और छोटा बेटा भागने की कोशिश करता है। लेकिन जो साजिद होता है वो लपक करके
छोटे बेटे का हाथ पकड़ लेता है और छोटा बेटा उसका हाथ छोड़ने की कोशिश करता है। बट कहीं ना कहीं साजिद एक 22 साल 23 साल का एक नौजवान युवक था, जिसकी पकड़ से उसका छोटा बेटा भी नहीं बच पाता है और उसको भी धारदार चाकू से, यानी कि उस तरह से उसका भी गला रेत देता है, उसका भी गला काट देता है। अब वो इंतजार कर रहा था अब उसके बड़े बेटे का, जो तम्बाकू लेने गया था, यानी कि मंझला बेटा जो तम्बाकू लेने गया था, वो उसका इंतजार कर रहा था कि वो कब अंदर आए और उसको भी मैं मार दूं। लेकिन जब वह तम्बाकू लेकर अंदर आता है तो वो देखता है और वो हक्का बक्का रह जाता है कि ये क्या चल रहा है, और उसका बिल्कुल सांस अटक जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जो साजिद होता है उसको पकड़ लेता है, लेकिन जो मंझला बेटा था वो कुछ धक्का मारता है जिसकी वजह से उसकी पकड़ कमज़ोर हो जाती है और उसका हाथ छूट जाता है। मगर फिर भी उसके हाथ में उसका उस तरह लग जाता है जिससे उसकी काफ़ी चोट लग जाती है। जब तक वह बच्चा अपनी दादी के पास पहुंच चुका होता है और वो बहुत तेज हाँफ रहा था, उसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था, जब तक साजिद नीचे पहुंच चुका होता है, नीचे पहुंच जाता है। जैसे ही साजिद नीचे जाता है, उसके हाथ में चाकू देख करके, धारदार चाकू उस तरह देख करके, जो उसकी सास होती है संगीता की, वो बहुत तेज चिल्लाने लगती है। जब तक ये सब चिल्लाना शुरू ही करती है तो उसकी पत्नी विनोद की पत्नी संगीता भी आ जाती है और वो सारा कुछ समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ तो हुआ है। उसके बाद विनोद की पत्नी और तेज चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने से मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं और साजिद को उसी कमरे में बंद कर देते हैं और सब लोग बाहर आ जाते हैं। साजिद अब ऐसी जगह फंस चुका था जहाँ से निकल पाना बिल्कुल मुश्किल था और उस तेज चिल्लाने से मोहल्ले वाले भी आवाज़ सुन कर के आ जाते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। ऐसे मोहल्ले में काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है और मोहल्ले वाले पुलिस को फ़ोन करते हैं। जब पुलिस आती है तो पुलिस पूरा माजरा देखकर चौंक जाती है कि भला एक आदमी इन मासूम बच्चों की हत्या क्यों करेगा, और वो साजिद को गिरफ्तार करती है। यह सूचना पूरे मोहल्ले के साथ साथ पूरे आसपास के थाने में और सोशल मीडिया के थ्रू पूरे भारत में फैल जाती है कि इस तरीके से क्रूरता भरे इस दृश्य को देखकर पूरी सोशल मीडिया, पूरा पब्लिक प्लेटफॉर्म दहल जाता है। यह माजरा देखकर पब्लिक बहुत गुस्सा होती है और उसका जो दुकान था, नाई का, साजिद का दुकान था, उसको तोड़ देती है। उसे घर को कुछ हानि पहुंचाती है, जहाँ वो बाल काटने का उसका स्टूल वगैरह रखा रहता है, सारा कुछ तोड़ देती है। पुलिस साजिद को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उसका इनकाउंटर भी करती है। पुलिस बयान देती है कि साजिद जो है पुलिस से धक्का मुक्की करके भाग रहा था। तो इस धक्का मुक्की में एक जो पुलिसकर्मी होता है वो घायल हो जाता है और साजिद को 3 गोलियां लगती हैं, जो पेट में 2 गोलियां और छाती में 2 गोलियां, पेट में 1 गोली लग जाती है, जिसके लगने से साजिद की मौत हो जाती है। और इसी बीच सोशल मीडिया के थ्रू, उस मोहल्ले के थ्रू एक सूचना आती है कि साजिद का जो भाई था जावेद, वो भी इसी षड्यंत्र में शामिल था, बट उसने मर्डर नहीं किया था। कहीं ना कहीं वो योजना बना रहा था, वो चेक कर रहा था कि विनोद कब जाएगा, विनोद कहाँ है, फैमिली में किस तरीके से क्या करना है, वो सारा षड्यंत्र करने में था। अब तो ये खुलासे के बाद ही पता चलेगा कि कौन, जावेद भी साजिद साथ था या फिर उसने, साजिद ने क्यों मर्डर किया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये धर्म का विवाद रहा होगा और कुछ कट्टरपंथियों की वजह से कोई धर्म जो होता है वो बदनाम होता है। तो मैं भी आप सबको सलाह देना चाहूँगा कि आप अपने आसपास के मोहल्ले में ऐसे लोगों से बचें जो कट्टरपंथी हैं, जो विवाद करते हैं और कहीं ना कहीं लोगों का गला काटते हैं। गला काटने का अपने देश में जैसा कुछ रिवाज सा हो गया है। तो आप सब अपने मोहल्ले वाले अपने आसपास ये सारा क्लीनेस रखें, या ऐसे लोगों को घर वहाँ पर पने ही न दें, ना वहाँ पर उनको रहने की जगह दें, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं वो दगाबाज ही होते हैं। उनको किसी से मतलब नहीं होता, दोस्त यारी भाई बहन, उनको सिर्फ गला काटना होता है। तो मेरा मानना यही है कि आप अपने बच्चों को, अपने भाई बहन को, सबको सिक्योर रखें और ऐसे लोगों को घर पर आने का बिल्कुल भी इजाज़त ना दें, ना अपने बच्चों को ऐसे लोगों के साथ कहीं भेजें। चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट एपिसोड 11 में, 11 में। जब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।